नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। आपके जो HPRC के एग्जाम हो रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम होते हैं, उनमें करंट अफेयर को काफ़ी ज़्यादा वेटेज जो है वो दी जाती है। इसके लिए हमने अलग से ही एक नई सीरीज़ चलाई है, जिसको हमने जो है वो उत्तीर्ण सीरीज़ करके नाम दिया है। इस उत्तीर्ण सीरीज़ में हम करंट अफेयर जो है वो कवर करते हैं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया जाता है, ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू has given her assent to the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Act 2026 which establishes Dash as a sole capital। बोलते हैं कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2026 को अपनी सहमति जो है वो दी है। अब बोलते हैं, इसको सहमति दी है तो इसके बाद जो है वो एकमात्र राजधानी के रूप में किसको स्थापित किया गया है, इनके आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में जो है वो किसको स्थापित जो है वो किया गया है। ये पूरी कहानी हम जानेंगे कि आंध्र प्रदेश की अभी एकमात्र राजधानी बनी है, इससे पहले क्या हुआ करता था। परंतु अभी ध्यान रखिए कि ये जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 है, इससे जो है वो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती जो है वो बनी है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम बात आंध्र प्रदेश की जो है वो करते हैं, तो देखिए, आंध्र प्रदेश जो है वो एक पहला ऐसा स्टेट था जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो था वो बनाया गया था, भाषाई आधार पर बनाया गया था। ये सबसे पहले 1953 में, अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो पहला जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया था, वो जो है वो आंध्र प्रदेश बनाया था। मद्रास एक स्टेट हुआ करता, मद्रास से जो है वो तेलुगु स्पीकिंग लोगों को जो है वो अलग किया गया और आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट जो है वो बनाया गया। अब आंध्र प्रदेश एक स्टेट तो बन गया था, परंतु उसके बाद 2014 में क्या होता है, आंध्र प्रदेश के भी दो टुकड़े जो है वो कर दिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश से जो है वो तेलंगाना एक नया स्टेट जो है वो निकाला जाता है, और तेलंगाना उस टाइम भारत का नया स्टेट यानी कि 29 नंबर का स्टेट जो था वो उस टाइम जो था वो बना था। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। अब तेलंगाना भी एक स्टेट बन गया, हैदराबाद भी एक स्टेट बन गया। अब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 हुआ करता था, जिसने हैदराबाद को जो है वो कॉमन कैपिटल जो है वो बना दिया, आंध्र प्रदेश की भी तेलंगाना की भी। तो काफ़ी टाइम से चला हुआ था कि आंध्र प्रदेश की अपनी एक सोल कैपिटल होनी चाहिए, अपनी एक परमानेंट कैपिटल जो है वो होनी चाहिए। तो उसके लिए आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 पारित किया गया और इसको भी जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा भी मंजूरी दे दी गई। और अब अमरावती यहाँ की जो है वो पहली सोल कैपिटल जो है वो बन गई है। यहाँ से क्या क्या पता चला, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा बना था, कब बना था, जो तेलंगाना स्टेट है वो कौन से ईयर में जो था वो बना था। यहाँ से ये भी पता चलता है कि अब आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल जो है वो क्या होगी। इतना सब यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। अमरावती आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र स्थायी राजधानी बन गई है। यह कानून 2 जून 2024 से प्रभावी माना जाएगा, जो राज्य की राजधानी से संबंधित वर्षों के विवाद और अनिश्चितता को समाप्त जो है वो करता है। अमरावती गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ये भी ध्यान रखें कि अमरावती कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप इन द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है वो स्टार्ट हुई हैं, और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है ये भी हमने उस टाइम पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम कि छत्तीसगढ़ जो है वो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को 2026 में होस्ट कर रहा है, और छत्तीसगढ़ जो है वो पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने इसको जो है वो होस्ट किया है। हालांकि ये पहले नंबर की ही जो है वो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है वो इस साल जो है वो हुई है। अब ये फाइनल हो चुका है, इसकी मेडल टैली भी जो है वो प्रॉपर आ चुकी है। इस लिस्ट में जो टॉप किया गया है वो कर्नाटक के द्वारा टॉप किया गया है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के द्वारा कितने मेडल जीते गए, कर्नाटक के द्वारा टोटल 38 मेडल जो है वो जीते गए। इसमें से गोल्ड मेडल भी थे, सिल्वर मेडल भी थे, ब्रॉन्ज मेडल भी थे। गोल्ड मेडल कर्नाटक ने जो है वो 23 जीते थे, 8 जो है वो सिल्वर मेडल जीते थे और 7 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते थे। उसी तरह जो है वो कर्नाटक ने जो है वो पहला स्थान हासिल किया, उड़ीसा ने जो है वो दूसरा स्थान हासिल किया। उड़ीसा ने कितने मेडल जो है वो जीते, उड़ीसा ने 57 मेडल जो है वो जीते। फिर भी ये दूसरे नंबर पर आता है क्योंकि इसके द्वारा सिर्फ 21 गोल्ड मेडल ही जीते गए और 15 सिल्वर मेडल जीते गए, 21 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते गए। तो उड़ीसा का भी पता चल गया। तीसरे नंबर पर आता है झारखंड। झारखंड जो है वो टोटल 35 मेडल जो है वो जीतता है। झारखंड के द्वारा जो है वो टोटल 35 मेडल जीते गए। 35 मेडल में से 16 जो है वो गोल्ड मेडल है।
8 जो है वो सिल्वर मेडल हैं और 11 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। हिमाचल प्रदेश की भी बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन से नंबर पर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो रहा है 8वें नंबर पर, 8th पोजीशन पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा टोटल 15 मेडल जो हैं वो जीते गए हैं। 15 मेडल में से 4 गोल्ड मेडल हैं, 3 जो हैं वो सिल्वर मेडल हैं और इसके अलावा जो बच जाते हैं 8 मेडल वो जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ये हिमाचल का भी ध्यान रखना है। हालांकि इसको हम गिरिराज पत्रिका में भी कवर करेंगे। पिछले कल भी हमने गिरिराज पत्रिका पढ़ी थी और गिरिराज पत्रिका में जो हमारा मार्च महीने का पहला पार्ट है उसमें हमने पढ़ा था कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो है वो कितने मेडल हिमाचल के द्वारा जीते गए। तो अभी आप वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स वाला कमेंट कर बता दो कि हिमाचल ने वहां पर जो है वो कितने मेडल जो है वो जीते हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि वेयर इज द इंडिजिनियसली डेवलप्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लोकेटेड। तो ये पहला इंडिजिनियसली मतलब अपने आप भारत ने स्वदेशी तरीके से इसको डेवलप किया है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसको PFBR भी बोला गया। ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो ये जो है वो कल्पाकम तमिलनाडु में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। कल्पाकम तमिलनाडु में जो है ये स्थित है। अब बोलते हैं यहाँ पर एक तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट यही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर स्थित है। अभी ये चर्चा में आया था, अभी इसका शायद उद्घाटन किया गया तब ये चर्चा में आया था, या फिर अभी जो है ये भारत का जो है वो पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है बना है। तमिलनाडु के कल्पकम में जो है ये स्थित है। 500 मेगावाट का जो है ये लगभग है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास भारत में हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो आते हैं, तो उनकी लोकेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो एक तो आपने ध्यान रखना है कि एक तो ये कल्पाकम ही स्थित है। कल्पाकम जो है वो तमिलनाडु में आता है, इसको मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन भी जो है वो बोलते हैं। एक जो है वो कुंडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आता है, ये भी तमिलनाडु में ही जो है वो आता है। यहाँ पर तारापुर दिया गया है, ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन आता है, ये महाराष्ट्र में जो है वो आता है, ये ध्यान रखना है आपने। एक यहाँ पर जो है वो रवात भाटा दिया गया है, ये राजस्थान में आता है, रवात भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये भी ध्यान रखना है आपने। एक यहाँ पर जो है वो काइगा दिया गया है, काइगा जो है वो कहाँ पर आता है, काइगा कर्नाटक में ही जो है वो आता है। एक जो है वो इसके अलावा जो है वो काकरापार भी आता है, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो गुजरात में जो है वो आता है। नरोरा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार तो बहुत पहले HS के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। तो इसकी लोकेशन भी आपने जो है वो ध्यान रखनी। इनकी लोकेशन एग्जैक्टली आपको पता होनी चाहिए कि थोड़े से ही हैं और इनका हर बार लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जो है वो मिल ही जाता है। ठीक है जी, तो ये सब हमने यहाँ से जाना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ म्यांमार बाय द पार्लियामेंट ऑन अप्रैल 3, 2026। तो अब म्यांमार की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जो संसद है, उसके द्वारा क्या किया गया है, अभी वहाँ पर नए राष्ट्रपति जो है वो चुने गए हैं। अब म्यांमार के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो किसको जो है वो बनाया गया है। अब म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वो मिन ऑन्ग हेलेंग को बनाया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। इनका नाम आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि इनका नाम जो है वो क्या है। तो मिन ऑन्ग हेलेंग जो है वो इनका नाम है कि ये जो है वो मिन ऑन्ग हेलेंग जो है वो क्या बने हैं, म्यांमार के जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। अब म्यांमार हमारा जो है वो पड़ोसी है, म्यांमार के साथ हमारी बाउंड्री भी लगती है, तो देखेंगे कौन कौन से स्टेट कहाँ कहाँ पर जो है वो इसके साथ जो है वो बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं। जैसे इंडिया में हम संसद बोल देते हैं ना, वैसे ही जो म्यांमार की संसद है उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है वो पियनदांगसू हुटाब जो है वो बोला जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप देख लेना इसका जो है वो पिंगदांगसू हुटाब जो है वो इस तरह से नाम है। इसका मतलब संघ सभा जो है वो होता है, संघ सभा इसका मतलब होता है, ये आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर म्यांमार के बारे में कि म्यांमार किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पर ये मैप है इंडिया का और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये म्यांमार जो है वो इस साइड जो है वो आता है, ये सारा म्यांमार यहाँ पर जो है वो आता है नीचे तक। अब बोलते हैं म्यांमार कितने इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये लगभग 4 इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसमें
एक अरुणाचल प्रदेश आता है जिसके साथ लगभग ये 520 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। एक नागालैंड आता है जिसकी कैपिटल कोहिमा में है, इसके साथ लगभग 215 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। एक मणिपुर आता है, इसकी कैपिटल इम्फाल में है और इसके साथ लगभग 398 किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर करता है। और एक मिजोरम आता है, फाइनली मिजोरम के साथ लगभग ये 510 किलोमीटर बाउंड्री शेयर जो है वो करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस इंडियन स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर जो है वो करता है। अगर हम आगे जाकर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, तो कंट्रीज़ में एक तो हमारी इंडिया ही आ जाएगी कि इंडिया के साथ जो है ये शेयर बाउंड्री जो है वो करता है। और कौन कौन सी कंट्री हैं, ये जो है वो थाईलैंड के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, लाओस के साथ, इन कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। लगभग 5 कंट्रीज़ के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर जो है वो करता है। इसको पहले बर्मा भी बोला जाता था, ठीक है जी, तो बर्मा इसको पहले बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले पटवारी के एग्ज़ाम के लिए और पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ स्लॉट 4 में जुड़ सकते हैं। और स्लॉट 4 में जब आप जुड़ेंगे तो इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी आप एक साथ जो है वो कर पाएंगे। और देखिए, दोनों एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कर पाएंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी थोड़ी रहने वाली है और तैयारी को भी थोड़ा बूस्टअप ये करेगी। साथ में ही अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी अलग से कर रहे हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहां से आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में अब पोस्टें भी इंक्रीज कर दी गई हैं, तो कंपटीशन धीरे धीरे इसमें बढ़ रहा है। तो आप टाइमली अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ इसकी तैयारी जो है वो करें, डेफिनेटली आपको जो है वो यहाँ से सक्सेस मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ जन विश्वास बिल 2026 विच हैज रिसेंटली पास्ड। अब बोलते हैं ये जन विश्वास बिल जो है वो अभी पारित किया गया। बोलते हैं कि ये जन विश्वास बिल जो है वो पारित किया गया, इसका एम क्या है, इसको पास किया गया है, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी ये रहा, तो इसका एम आपको पता होना चाहिए। पहली ऑप्शन में बोलते हैं कि इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस रेड टेपिज्म, की ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसको इंक्रीज करना है और रेड टेपिज्म, इनके फाइलें यहाँ से वहाँ ऑफिसों में घूमती रहती हैं, उसको जो है वो कम करना है। दूसरे में बोलते हैं कि इंक्रीज इम्प्रिजनमेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस, की जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं, माइनर कोई अपराध कर देता है तो उसके लिए जो सजा दी जाती है उसको बढ़ा देना है। या फिर तीसरे में बोलते हैं कि डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस एंड रिप्लेस देम विद फाइन, की जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं उनको डीक्रिमिनलाइज कर देना, कि उनको क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं रखना है और उनको फाइन देकर जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। आगे बोलते हैं बूस्ट ट्रेड अमंग द नेबरिंग कंट्रीज, की जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो है वो ट्रेड को जो है वो बूस्ट करना है। अगर हम इस बिल की बात करते हैं, जन विश्वास विधेयक ये जो है, तो ये जो पारित किया गया है ना, ये क्या करेगा, ये डीक्रिमिनलाइज कर देगा माइनर ऑफेंसेस को और रिप्लेस कर देगा उसको फाइन के साथ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब जो छोटे अपराध होंगे वहां से राहत मिलेगी और फाइन देकर जो है वो लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। जो छोटे मोटे अपराध होते थे पहले जो छोटे मोटे अपराध होते थे ना, पहले उनको अपराध की श्रेणी में रखा जाता था, फिर वहां पर सजा भी हो जाती थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती थी, परंतु अब फाइन देकर छुटकारा मिल जाएगा। बोलते हैं कि इस विधेयक में 79 केंद्रीय कानूनों के जो है वो 784 प्रावधान हैं जिनमें बदलाव किया गया है, जिससे कारोबार का माहौल बेहतर होगा और लोगों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। मतलब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी जो है वो बूस्ट जो है वो करने वाला है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट करेगा, तो वो स्टेटमेंट भी सही मानी जाएगी, क्योंकि ये जो छोटे मोटे अपराध हैं ये इनको जो है वो डीक्रिमिनलाइज करेगा, उनसे लोगों को राहत मिलेगी, तो जो है वो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है वो बिजनेस भी जो है वो बढ़ेगा। और साथ में ही जब संसद में इसके ऊपर डिबेट चली हुई थी तब वहाँ पर जो उद्योग मंत्री हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जो आम नागरिक हैं, सूक्ष्म लघु और मंझौले उद्यम है, एमएसएमई जो है, उनको इसका फायदा होगा और उनको जो है वो जेल में जाने का जो डर होता था वो डर उनका ख़त्म हो जाएगा और वो जो है वो कई बार जानबूझकर कानून नहीं भी तोड़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कानून नहीं तोड़ा है जानबूझकर, परंतु फिर भी सज़ा हो जाती थी, परंतु अब फाइन देकर जो है वो उनको यहाँ से राहत जो है वो मिल जाएगी। तो यही आप बेसिकली इसके बारे में ध्यान रखना है। इसका नाम जन विश्वास बिल 2026 जो है वो है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ट्रेंड एज ए ड्रोन पायलट अंडर द नमो ड्रोन दीदी योजना एज ऑफ अप्रैल 2026। तो एक नमो ड्रोन दीदी योजना जो है वो चलाई गई है। अब बोलते हैं कि जो नमो ड्रोन दीदी योजना चलाई गई है, बोलते हैं कि इस योजना के तहत अप्रैल 2026 में बोलते हैं ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित महिलाओं की जो सबसे अधिक संख्या है वो कहाँ पर है। तो महिलाएं जुड़ी हुई हैं यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ। अब बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ महिलाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, अब वो ड्रोन उड़ाना सीख रही हैं। तो ड्रोन पायलटों की सबसे अधिक संख्या जो है वो कहाँ पर हुई, ये कर्नाटक में जो है वो हुई। और ये योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना, NDDY योजना जो है ये अप्रैल 2026 तक का डाटा है। अब ये जो नमो ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है, बोलते हैं इस योजना का उद्देश्य जो है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, वहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं को ड्रोन जो तकनीकी है, इनके ड्रोन प्रशिक्षण जो है वो देना है और उनको सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत 15,000 महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको जो है वो कृषि कार्यों में क्या आ जाएगा, ड्रोन से रिलेटेड, ताकि वो ड्रोन के साथ खेतों में जो है वो स्प्रे कर सकें, कीटनाशक जो है वो दे सकें, फर्टिलाइजर स्प्रे कर सकें। उनको जो है वो ड्रोन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और ड्रोन उपलब्ध करवाने के साथ साथ जो है वो उनको प्रशिक्षण भी जो है वो दिया जाएगा। इसमें बोलते हैं 80% या 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है वो शामिल है। तो इसमें 80% तक की सब्सिडी या फिर 8 लाख जो भी मैक्सिमम होगा वो जो है वो सब्सिडी उनको जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो महिलाओं में जो ग्रामीण महिलाएं हैं खास तौर पर, उनको यहाँ से काफ़ी फायदा जो है वो मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन पार्लियामेंट फॉर रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये क्यों करंट अफेयर में आ रहा है, अभी कुछ एक स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो अभी देखिए इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, परंतु जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हर बार सवाल जो है वो उठते रहते हैं। अब हर बार जब सवाल उठते रहते हैं तो क्या हुआ इस बार जो है वो जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके द्वारा जो है वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ जो है वो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट जो है वो ये प्रस्ताव जो है वो लाया गया, उनको हटाने का उनको हटाने का प्रस्ताव जो है वो लाया गया। तो बोलते हैं कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनको हटाने के लिए संसद में किस तरह के बहुमत की आवश्यकता जो है वो होती है। तो इनको हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता जो है वो होती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनको हटाने की प्रोसेस जो है वही सेम प्रोसेस जो है वो होती है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को हटाने की प्रोसेस जो है वो होती है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। अदरवाइज हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर जो है वो कितना होता है। इनका टेन्योर या तो 65 ईयर्स होता है या 6 ईयर, जो भी पहले होगा वो इनका टेन्योर जो है वो माना जाता है। 65 ईयर और 6 ईयर विच एवर इज अर्लियर, ये इनका जो है वो कार्यकाल जो है वो माना जाता है। इनको हटाना है, इनको वैसे तो इनको ये प्रेसिडेंट के कहने पर ही अपॉइंट होंगे, अगर इन्होंने रिजाइन देना है तब भी ये प्रेसिडेंट को लिखकर ही जो है वो देंगे। और इनको हटाना है तो इनको हटाने के लिए जो है वो स्पेशल मेजोरिटी, इम्पीचमेंट होगी, स्पेशल मेजोरिटी से जो है वो इनको हटाया जा सकता है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की। ठीक है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी से इनको हटाया जा सकता है। तो ये आपने इनके बारे में ध्यान रखना है। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये भी आपको पता यहाँ से चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड नासा लॉन्च द हिस्टोरिक क्रूड आर्टेमिस सेकंड मिशन अराउंड द मून। तो बोलते हैं कि नासा ने चंद्रमा के चारों ओर ऐतिहासिक क्रू जो आर्टेमिस इनका एक सेकंड मिशन है वो कब लॉन्च किया। तो पहले ध्यान रखना कि ये आर्टेमिस मिशन जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा ये ध्यान रखना कि मून के ऊपर इनके द्वारा ये भेजा गया है। अब तीसरा ये ध्यान रखना कि ये लॉन्च कब जो है वो किया गया है। लॉन्च इसको किया गया है 1 अप्रैल 2026 को। ऑप्शन इसका जो है वो सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1 अप्रैल 2026 को जो है ये किया गया, परंतु इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 2 अप्रैल को जो है ये आएगा। और बोलते हैं ये जो इस बार आर्टेमिस जो है वो सेकंड रवाना किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 वर्षों के बाद इंसान जो है वो फिर से चंद्रमा पर जो है वो इनके द्वारा भेजा गया है। पृथ्वी से सबसे लंबी मानव यात्रा ये मानी जाती है। 4 अंतरिक्ष यात्री जो है वो चंद्रमा पर जो है वो इस बार भेजे गए हैं इस आर्टेमिस सेकंड मिशन के तहत। इसको सफलतापूर्वक जो है वो लॉन्च किया गया है और फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल
से जो है वो इसको लॉन्च जो है वो किया गया है, ये भी ध्यान रखें। इसमें जो 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं उसमें रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच हैं, और एक कनाडा के भी हैं जेरमी हैंसन। तो ये पूछा जा सकता है कि कनाडा का कौन है इसमें, तो वो जो है वो जेरमी हैंसन है जो इस मिशन में जो है वो शामिल है। तो ये 4 लोग जो है वो चंद्रमा पर जो है वो भेजे गए हैं। और बोलते हैं इनमें जो एक विक्टर हैं, जो विक्टर ग्लोवर हैं, विक्टर ग्लोवर जो है वो चंद्रमा की कक्षा में जाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। एक जो क्रिस्टीना कोच है ये पहली महिला होंगी, और हैंसन जो है वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाले पहले गैर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो है वो बनेंगे। तो ये भी अलग अलग उपलब्धियां जो है वो इनके नाम जो है वो आएंगी। ठीक है, अब ये भेजा गया है, सक्सेस होगा तब भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2026 यहाँ पर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो लॉन्च किया गया है, जब ये लॉन्च किया गया तो वहाँ की डेट के अनुसार ये जो है वो 1 अप्रैल 2026 को जो है वो लॉन्च किया गया। अगर हम इसको ही इंडिया की डेट के अनुसार देखेंगे तो इंडिया की जो है वो अप्रैल 2 जो है ये बन जाएगी। थोड़ा टाइम ट्रैवल आपको पता है ये है, थोड़ा सा टाइम जोन अलग अलग हैं कंट्रीज के, उसके कारण ही ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया लॉन्च्ड एन इमरजेंसी वैक्सीनेशन कैंपेन टारगेटिंग ड्यू टू अ फास्ट स्प्रेडिंग मीजल आउटब्रेक इन अप्रैल 2026। तो बोलते हैं कि भारत के किस पड़ोसी देश ने अप्रैल 2026 में खसरे के तेजी से फैलने के कारण एक आपातकालीन टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू जो है वो किया है। तो बोलते हैं कि कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिसने ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है। इस कंट्री में जो है वो मेजल बहुत जल्दी फैल रहा है, और इन्होंने जो है वो क्या किया है, इन्होंने जो है वो इमरजेंसी वैक्सीनेशन कैंपेन जो है वो चलाया है। ये कंट्री है बांग्लादेश, ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। कौन सी कंट्री है ये, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर भी जो है वो शेयर जो है वो करता है। जब हम बाउंड्री की बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो शेयर होता है। अगर इंडियन स्टेट्स की बात करें तो इंडियन स्टेट्स में वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, त्रिपुरा जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, मेघालय बाउंड्री शेयर करता है, मिजोरम बाउंड्री शेयर करता है, और असम जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो ये इंडियन स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। इनकी भी जानकारी मिल गई। म्यांमार वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्हाट इज थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2026। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 मनाया गया, इसकी थीम जो था वो क्या रखी गई थी। इसकी थीम रखी गई थी टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, ऑप्शन बी इसकी जो है वो थीम रखी गई थी। टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, ये जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम थी। वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल मनाया जाता है, हर साल ये अप्रैल महीने में 7 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। 7 अप्रैल को ये वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल मनाते हैं। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। 7 अप्रैल को 1948 में जो था वो इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए ये चुना गया कि 7 अप्रैल को ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाएंगे। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 2026 में टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस थीम के साथ जो है वो मनाया गया। यहाँ पर वही लिखा गया है, बोलते हैं अंडर दिस थीम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च अ ईयर लॉन्ग campaign celebrating the power of scientific collaboration to protect the health of people, animals, plant and the planet। बोलते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1 साल का कैंपेन चला रहा है, जिसमें जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा जो साइंटिफिक कोलैबोरेशन है, जिसमें जो है वो जो इंसान की हेल्थ को बचाया जा रहा है, एनिमल, प्लांट, प्लेनेट, इन सब की हेल्थ को बचाया जा रहा है, उसको जो है वो सेलिब्रेट जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो बेसिकली यही आपने ध्यान रखना है। अगर हम इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं तो एक जो अप्रैल आता है अप्रैल महीने में, उसको जो है वो आरबीआई दिवस भी मनाते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी तब 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है। और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को जो है वो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये जो 5 अप्रैल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन ये जो नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो 6 अप्रैल आता है उस दिन नेशनल हैंडमेड डे वैसे मना लेते हैं, और 6 अप्रैल को वैसे नेशनल लाइब्रेरी डे भी मनाया जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, परंतु याद रखना 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जो कि सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी थीम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या बोलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इज बालेंद्रा शाह, जिनको बालेन भी बोला जाता है, लीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। तो बोलते हैं कि नेपाल के जो हैं वो नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह, जिनको बालेन के नाम से भी जाना जाता है। ये किस पार्टी का नेतृत्व जो है वो करते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपने बताना है कि ये कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं। इससे पिछली वीडियो में या फिर इससे पिछले एडिशन में मैंने आपको डिटेल से ये बताया था। टेलीग्राम पर अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।